हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा अभी हमारा डायरेक्टिंग में लास्ट एलिमेंट रहता है सुपरविजन, और कुछ टॉपिक बेटा इंट्रो टॉपिक है वो रहते हैं। एक बार फटाफट से बाबू इन 3 टॉपिक पे मुझे चर्चा करनी है। इसके अलावा मैंने जो कुछ छोड़ा है बेटा आप सब छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो कुछ भी छोड़ा है बेटा आप सब छोड़ सकते हो। फिर भी पढ़ने का मन करे एक बार देख लेना बेटा। चलो खैर करेंगे बात बाबू। 3 टॉपिक पे मुझे चर्चा करनी है। सबसे पहले सुपरविजन का मतलब। बाबू सब सामने देखना मेरी तरफ। बाबू ये डायग्राम मैंने आपके सामने बहुत बार बनाया होगा। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल एंड वर्कर। आपको ये पता होना चाहिए बेटा मोस्ट ऑफ द डायरेक्टिंग हमेशा लोअर लेवल से चलती है। मोस्ट ऑफ द डायरेक्टिंग आपको बता देता हूँ बेटा। डायरेक्टिंग में आपने 4 एलिमेंट पढ़े हैं, ठीक है ना। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। बेटा आप ये सोचकर चलो सुपरवाइजर कहाँ काम करता है बेटा। सुपरवाइजर इज वर्किंग ऑन द लोअर लेवल। अभी खैर करूँगा अभी चर्चा। आप ये सोच के चलो बेटा, मैं बोलता हूँ जो इंसान आपको मोटिवेट करने का काम कर रहा है बेटा, जो आपकी नीड आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको सेटिस्फाई करने का काम कर रहा है, वो कहाँ काम करता है? अगेन वर्किंग एट द लोअर लेवल। लीडर जिसके बिहेवियर से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो बेटा, वो कहाँ काम कर रहा है बेटा? वर्किंग एट द लोअर लेवल। यानी कि सारी की सारी डायरेक्टिंग लोअर लेवल से चलती है, ठीक है। सुपरवाइजर इज ऑल्सो वर्किंग एट द लोअर लेवल। बेटा वर्ड है सुपरविजन, ठीक है ना। मतलब समझते हो सुपरविजन का? सुपर मीन्स ओवर, विजन मीन्स सी। बेटा वर्कर के काम को देखना ही सुपरविजन है, ठीक है ना। और आप खुद समझो बेटा, वर्कर के डायरेक्ट टच में ना तो मिडिल लेवल होता ना ही टॉप लेवल होता। वर्कर के डायरेक्ट टच में होता ही लोअर लेवल है। दैट मीन्स सुपरवाइजर इज ऑल्सो वर्किंग एट द लोअर लेवल। बेटा यहां से ही कोई पर्सन आपके काम को बेटा देखता रहता है और आपको आपकी कमियां भी बताता रहता है। यही सुपरविजन होता है। समझ में आई बात? सुपरविजन क्या है, बेसिक मतलब। बेटा एक डेफिनेशन दी गई है आपके नोट्स में, डेविस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ assuring that work is being done as per plan and as per instruction। बेटा सुपरविजन क्या है? ये देखना कि बेटा वर्कर जो काम कर रहे हैं वो एज पर प्लान, एज पर इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि नहीं। बेटा प्लान और इंस्ट्रक्शन हमेशा टॉप लेवल से आते हैं, ये मिडिल लेवल तक जाते हैं। मिडिल लेवल बेटा सुपरवाइजर को बताता है और सुपरवाइजर इंश्योर करता है जो इंस्ट्रक्शन उसको मिली थी, जो ऑर्डर उसको मिला था, उसके अकॉर्डिंग भी काम वर्कर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दिस इज सुपरविजन। क्लियर हुई बात बाबू? अब हमारे कोर्स में सबसे पहला टॉपिक है सुपरविजन में एक ही है, वैसे तो 2 लिखे हुए हैं मैंने बाबू, एक कट हो चुका है। पहला टॉपिक है रोल ऑफ सुपरवाइजर। गलती से सुपरविजन लिखा गया, रोल ऑफ सुपरवाइजर। बेटा आपको बता देता हूं, चाहे पेपर में रोल ऑफ सुपरवाइजर आ जाए या बेटा मैं पहले चैप्टर में आपको लोअर लेवल के फंक्शन भी पढ़ाऊंगा, ये दोनों एक ही बात है भाई। लो बेटा बाबू रोल ऑफ सुपरवाइजर आ जाए, फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर आ जाए, या बेटा पहले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे पहला चैप्टर बेटा टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। एक ही बात। चलो जी सामने देखना बेटा, रोल ऑफ सुपरवाइजर फिनिश करते हैं। मैंने कुछ 8 रोल लिखे हैं बेटा सुपरवाइजर के आपके नोट्स में, ठीक है ना। 3 बातें शुरू की, एक जैसी हैं। सब सामने देखना मेरी तरफ। बेटा कहता है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर क्योंकि लोअर लेवल पे काम करता है। सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। कहता है सुपरवाइजर मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। बात समझ में आ गई होगी शायद। सेकेंड हेडिंग में मैंने लिखा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर, ये वर्कर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। तीसरी बात मैंने लिखा है अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तीनों हेडिंग को एक्सप्लेन करने का तरीका लगभग एक जैसा, मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनना बेटा। सुपरवाइजर इज अ लिंक बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट, और लिंक होने का फायदा क्या होता है बेटा? मिडल लेवल जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी ऑर्डर, जो भी गाइडलाइन, जो भी सर्कुलर देता है बेटा सुपरवाइजर को,
ये सब सुपरवाइजर पास ऑन कर देता है वर्कर को, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सुपरवाइजर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है वर्कर के, ही एक्ट एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसफर, एज अ काउंसलर, एज अ कम्युनिकेटर टू द वर्कर लेवल। समझ आई? तीन बातें बिल्कुल सेम तरीके से लिखनी है। बाबू आप फटाफट से मुझे रीड करके बताओ ये 3 हेडिंग ओके हुई क्या? लो बेटा सामने देखना मेरी तरफ, 3 बातें लगभग बिल्कुल सेम है। अगली 3 की बात करते हैं। बाबू नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो शायद हेडिंग होगी यूनिटी अमंग वर्कर, यही है हेडिंग। बेटा वर्कर आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, वर्कर डिसिप्लिन में रहें, ये जिम्मेदारी भी सुपरवाइजर की होती है। सिंपल सी कहानी, सिंपल बात बिल्कुल। वर्कर आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें बेटा, ये इंश्योर करना भी जिम्मेदारी सुपरवाइजर का। दिस इज यूनिटी अमंग वर्कर। नेक्स्ट हेडिंग इज मोटिवेटिंग वर्कर। बेटा मेरी तरफ देखना, मैं मोटिवेशन एलिमेंट पढ़ा चुका हूँ, मैं लीडरशिप कम्युनिकेशन पढ़ा चुका हूँ। जिस दिन मैं क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर समझा रहा था ना, मैंने आपको एक बात बोली थी बेटा, जब मैं क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर समझा रहा हूँ ये बाकी सारे एलिमेंट का जिक्र जरूर करता है कि बेटा एक अच्छे लीडर में कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, मोटिवेशन स्किल होने चाहिए। और मैंने आपको उस दिन ये बात बोली थी, जिस दिन मैं सुपरविजन पढ़ाऊंगा ये आपको बाकी सारे एलिमेंट का बात जरूर करेगा। मोटिवेशन क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए। आज इसने क्या बोल दिया, फिर बोल दिया ना बेटा मोटिवेटिंग वर्कर। तो बेटा एक अच्छा सुपरवाइजर वही है जिसको वर्कर की नीड आइडेंटिफाई करनी आती है, सेटिस्फाई करनी आती है। इस बात को लेकर शायद मैं बिल्कुल क्लियर हूँगा, ये बात मैंने तब भी बोली थी। मोटिवेशन जब भी लिखना हो ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा एक हेडिंग 6th नंबर को भी छोड़ दो, 7 नंबर पे होगी लीडरशिप क्वालिटीज। है बेटा लीडरशिप क्वालिटी, इधर देखना मेरी तरफ। लीडरशिप का बेस अगर आपको याद हो मैं वही बोलूंगा, सुनना बेटा। रोल ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का रोल ये भी है बेटा कि वो अपने बिहेवियर से सारे वर्कर को इन्फ्लुएंस करे और वर्कर अपनी मर्जी से ग्रुप गोल्स अचीव करने को तैयार रहे। सर लीडरशिप का बेस यही तो था। लीडर कौन होता है बेटा, जो अपने बिहेवियर से बेटा कई लोगों को इन्फ्लुएंस कर दे। बेटा याद है आपको बेस, मैं बेटा वही बातें बोली जा रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं नया बता रहा हूं। क्लियर हुई बात बेटा। 6th हेडिंग है ट्रेनिंग, और मैं बोल रहा हूं सही बात, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। बेटा आप स्टाफिंग में ऑन द जॉब ट्रेनिंग पढ़कर आए हो ना, जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग। बेटा वर्कर जॉब करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर इन्हें कभी भी कोई नई चीज सीखनी होती है बेटा, दे विल कॉल देयर सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर ही इनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है। क्लियर बात। एंड लास्ट वन इज एनालिसिस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। बेटा वर्कर जो भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स मैं बोलूँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बेटा इनके फिनिश गुड्स को इंस्पेक्ट भी बेटा सुपरवाइजर करता है। अगर बेटा किसी फिनिश गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो बेटा उसको डिस्कार्ड कर देता है, वो मार्केट में नहीं बेची जाएगी। और बेटा इनको सजेस्ट करता रहता है कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को, कैसे आप ठीक से फिनिश गुड्स बना सकते हो, ठीक है ना। और कोई फर्दर स्किल की रिक्वायरमेंट है, एबिलिटी की रिक्वायरमेंट है बेटा, उसके रिगार्डिंग भी इनको गाइड करता रहता है। बस इतनी सिंपल बात, खत्म भी हो गया टॉपिक। बाबू एक बार मैं बड़ा जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, फिर रीड करते रहना। रोल ऑफ सुपरवाइजर बेटा कुल मिला के 8 हेडिंग है, और यही सारे बेटा फंक्शन ऑफ लोअर लेवल भी हैं। बेटा लोअर लेवल इज द लिंक बिटवीन द मिडल लेवल मैनेजमेंट एज वेल एज द वर्कर। और क्योंकि आप लिंक को, तो इनके ऑर्डर, इनकी इंस्ट्रक्शन आपको पास ऑन करनी पड़ती है बेटा वर्कर को, और वर्कर की ओपिनियन, ग्रीवेंसेस को आप पास ऑन करते रहते हो बेटा मिडल लेवल मैनेजमेंट को, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो मिडल लेवल और वर्कर में। जैसी इंस्ट्रक्शन, जैसी ऑर्डर, जैसी गाइडलाइन, जैसे सर्कुलर आपके पास आए वैसे वर्कर को दे दिए, जैसे ओपिनियन, जैसी ग्रीवेंसेस आपके पास आई वैसी बेटा आपने मिडल लेवल मैनेजमेंट को दे दी, ठीक है ना। आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हो वर्कर के साथ, तो बेटा उनके लिए उनके फ्रेंड बन के रहो, उनके गाइड, उनके फिलोसोफर बन के रहो, ठीक है ना। और बाबू अच्छे कम्युनिकेटर के साथ साथ, अच्छे स्पीकर के साथ साथ अच्छे लिसनर भी बनो, ठीक है जी। बाबू ये बात भी हुई है, पता है आपको, ठीक है ना। कम्युनिकेशन का बेस ही यही है बाबू। फिर हमने बात करी यूनिटी अमंग वर्कर। वर्कर आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे, क्योंकि इनकी तादाद बहुत होती है बेटा, 50-50 हज़ार है, ठीक है ना। और ग्रुपिज्म बहुत चलता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन में भी। बाबू लड़ना पड़े तो ये जिम्मेदारी भी सुपरवाइजर की होगी। जनरली एक सुपरवाइजर बेटा 100 बंदों को कंट्रोल कर रहा होता है। 100 बंदे आपस में ना लड़ पड़े, जिम्मेदारी भी आपको ही देखना है बेटा,
ठीक है ना, डिसिप्लिन आपको इंश्योर करना है बाबू। उसके बाद हमने बात करी मोटिवेशन स्किल्स की या मोटिवेटिंग वर्कर, क्या बेटा लीडरशिप क्वालिटी की। तो बेटा सुपरवाइजर का ही काम है वर्कर की नीड आइडेंटिफाई करना, उसको सेटिस्फाई करना। सुपरवाइजर का ही काम है अपने बिहेवियर से सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है जी, बात क्लियर हुई इतनी। फिर हमने बात करी एनालिसिस ऑफ वर्क परफॉर्म। बेटा वर्कर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसी भी यूनिट बना रहे हैं बाबू, सुपरवाइजर ही उनके फिनिश गुड्स को इंस्पेक्ट करता है, वही रिकॉर्ड करता है कि आज किसने कितनी यूनिट बनाई। तो बेटा अगर आपके फिनिश गुड्स में कोई कमी है, कोई शॉर्ट कमिंग है, तो बेटा सुपरवाइजर आपको टाइमली गाइड करता रहता है कि आप अपने वर्क को ऐसे सही कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। समझ आई बात? बस इतना छोटा सा टॉपिक, फटाफट से रीड करके बताओ ओके हुआ क्या। हाँ सर। बेटा मैंने ना जब डायरेक्टिंग स्टार्ट किया था तो सीधा पहले दिन में आपको कम्युनिकेशन एलिमेंट समझाने लग गया था। मैंने आपको ये कहा था कि मैं डायरेक्टिंग का बेस नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्टरी टेबल बहुत बार बनाई है। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से बेटा इंट्रोडक्टरी टेबल रिवाइज कर रहा हूँ, फिर मुझे डायरेक्टिंग के फीचर पढ़ाने हैं जो बेटा वेरी फर्स्ट पेज पर है, जहाँ पर डायरेक्टिंग स्टार्ट हो रहा है। लो जी, आप एक बार फटाफट से इंट्रोडक्टरी टेबल याद करो मेरे साथ साथ, जो भी मैंने बताई है। बेटा सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बाबू मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं जिनको आप प्यार से पोस्ट डीसी बोलते हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है ना, हमारे को बेटा वैसे अभी ऑब्जेक्टिव पेपर में ऑर्गेनाइजिंग तक पढ़ना है, यानी कि शुरू के 5 चैप्टर हमें पढ़ने हैं बेटा। ऑर्गेनाइजिंग 5th चैप्टर है हमारे पास, 4th प्लानिंग है बाबू। बाकी सब हमारे लिए सब्जेक्टिव पेपर में आ रहा है, डायरेक्टिंग भी और स्टाफिंग भी हमारे सब्जेक्टिव पेपर का पार्ट है। चलो खैर बाबू, इन 5 फंक्शन का ना अलग अलग काम है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सबके अलग अलग काम। बाबू अगर प्लानिंग स्टेज की बात करो तो प्लानिंग स्टेज पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? प्लानिंग स्टेज पे आपका काम सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, बस। ऑर्गेनाइजेशन और कुछ भी नहीं करती। और बेटा ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए आप बेस बनाते हो अपने प्रीवियस ईयर को। बाबू हमेशा बोलता हूं मैं, 1920 में ऑर्गेनाइजेशन की सेल 10 लाख यूनिट है, और आज 1 अप्रैल 20 को आप बेटा 2021 के लिए प्लानिंग कर रहे हो। बेटा प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, नेवर डन फॉर द पास्ट। आप खुद सोचो बेटा, आप यहां पर बैठे हैं बेटा, किसके लिए प्लान कर रहे हैं? अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, जो फ्यूचर में कभी होने वाले हैं। प्लान्स हमेशा फ्यूचर के लिए किए जाते हैं, कभी पास के लिए नहीं किए जाते। आप अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करके बैठे हो, किसी के लिए 90% ऑब्जेक्टिव है, किसी के लिए बेटा 35%, ठीक है ना, और किसी के लिए बेटा 95%। तो बेटा सबके लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। बाबू प्लानिंग स्टेज पे ऑर्गेनाइजेशन भी ये करती है। आज 1 अप्रैल 2020 है, साल का पहला दिन, और सोच रही है मुझे पूरे साल में क्या करना है। और बेटा मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि मुझे अपनी सेल को 20% से बढ़ाना है, दैट मीन्स मुझे अपनी सेल 12 लाख यूनिट की करनी है इस साल। तो प्लानिंग का काम होता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट कराना, और ऑब्जेक्टिव हमेशा फ्यूचर के लिए सेट होते हैं। पास्ट कोई ठीक नहीं कर सकता बेटा, अपना जो हो गया वो हो गया, ठीक है ना बेटा, लेकिन फ्यूचर ठीक किया जा सकता है बेटा, और प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर। चलो जी, फ्यूचर के लिए आपने सोचना शुरू कर दिया। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हो बेटा? ऑर्गेनाइजिंग में आप रिसोर्सेस को इकट्ठा करते हो, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेस की कोई बात नहीं करते। एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटा 3 तरीके के रिसोर्सेस होते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेस फाइनेंशियल रिसोर्सेस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। बेटा सेकंड टाइप ऑफ रिसोर्सेस इज फिजिकल रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्सेस क्या होते हैं बेटा? मेरे फिजिकल एसेट्स जिनको मैं टच कर सकता हूं, देख सकता हूं, जस्ट लाइक रॉ मटेरियल, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स, ये सब फिजिकल रिसोर्सेज हैं। एंड थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब मेरे एम्प्लॉय। बेटा ऑर्गेनाइजिंग में मैं सारे रिसोर्सेज की बात करता हूं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज की बात नहीं करता। मैंने ऑब्जेक्टिव सेट करा जी, मुझे तो 12 लाख यूनिट बेचनी है इस साल में, कुछ भी हो जाए बनानी है और बेचनी है। ऑर्गेनाइजिंग कहता है बेटा उन सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करो जो 12 लाख यूनिट बनाने के लिए चाहिए। तो बेटा आप 12 लाख यूनिट बनाने के लिए, बेचने के लिए 12 लाख यूनिट का रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हो। ये कहाँ इकट्ठा करते हो बेटा? ऑर्गेनाइजिंग स्टेज पर। अगेन
बेटा पिछले साल आपने 10 लाख यूनिट बनाकर बेची थी, तो हो सकता है आपके पास इतनी मशीनरी थी कि 10 लाख यूनिट आप बना भी पाए और बेच भी पाए, लेकिन आपके पास इतनी मशीनरी नहीं है कि 12 लाख यूनिट बना पाओ और बेच पाओ। तो अगर आपने कोई मशीनरी खरीदनी है तो वो भी मशीनरी बेटा आप ऑर्गेनाइजिंग में खरीदोगे। तो ऑर्गेनाइजिंग में बेटा आप रॉ मटेरियल अरेंज करते हो, मशीनरी अरेंज करते हो, अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग एक्स्ट्रा चाहिए वो भी अरेंज करते हो। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेस एक्सेप्ट ह्यूमन रिसोर्सेस। सब इकट्ठा करो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय की बात मत करो। बेटा स्टाफिंग फंक्शन डील्स विद द एम्प्लॉय, ठीक है ना, नाम है स्टाफिंग, स्टाफ। बेटा सारे एम्प्लॉइज को इकट्ठा करो जो भी बेटा इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चाहिए। पिछली बार 10 लाख यूनिट बनी और बिकी, यानी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इतना स्टाफ तो है जो 10 लाख यूनिट बना सकता है और बेच सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है उतना हो जो 12 लाख यूनिट भी बना दे और बेच दे। तो अगर कोई एक्स्ट्रा एम्प्लॉय आना है तो बेटा वो स्टाफिंग में ही रिक्रूट होगा, उसका सिलेक्शन स्टाफिंग में होगा, उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टाफिंग में होगी, यानी कि एम्प्लॉय से रिलेटेड हर बात स्टाफिंग में होगी। और आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, आपको बहुत अच्छे से याद होगा बेटा कितना कुछ करा। ठीक है जी बेटा। बाबू अगर मैं आज तक सोचूं, आज तक ऑर्गेनाइजेशन ने किया ऑब्जेक्टिव सेट करे, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो कैसा रिसोर्स है, फिजिकल है, फाइनेंशियल है, ह्यूमन है, सब इकट्ठा करा ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में। काम स्टार्ट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट किया, सेल्स करी, कुछ नहीं करा अभी तक। बेटा ये तीनों फंक्शन बेस है डायरेक्टिंग का। बाबू डायरेक्टिंग फंक्शन कहता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, दैट मीन्स एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट विद द डायरेक्टिंग ओनली। यानी कि बेटा प्रोडक्शन यहां से स्टार्ट होगा, सेल्स यहां से स्टार्ट होंगी। लेकिन बेटा अगर ये तीन फंक्शन नहीं है तो डायरेक्टिंग भी एग्जिस्ट कर नहीं सकता। डायरेक्टिंग बेटा, डायरेक्टिंग के लिए बेस हैं ये तीनों चीजें। आप हमेशा पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हो, देन एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट होती है आपकी। और हमेशा बोला जाता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। और आपको बता देता हूं बेटा, ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि डायरेक्टिंग का पहला फीचर लिखा ही गया। ठीक है जी। अब नहीं मैं बता रहा क्या होता है बेटा, इतनी देर इसी वजह से लगाई है। ओके अभी पढ़ोगे तो खैर ज्यादा समझ में आ जाएगा। बाबू नेक्स्ट हेडिंग बताना क्या है। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बड़े काम की बात सुनना, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। बेटा कहता है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बता देता हूं इस हेडिंग का नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लिया जाता है। प्लानिंग में इसका नाम लिया जाता है प्लानिंग इज परवेसिव। याद है आपको, इसका प्लानिंग में नाम था प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर। और यहां पर भी एक बोल रहा है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपको एक बात बोल देता हूं बेटा, ये मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन ना हर लेवल पर परफॉर्म होते हैं, हर लेवल पर। लेकिन बेटा इनका एक्सटेंट कम या ज्यादा हो सकता है। सुन लो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन हर लेवल पर परफॉर्म होते हैं। टॉप लेवल भी करता है बेटा, मिडिल लेवल भी करता है, लोअर लेवल भी करता है। पर ये हो सकता है बेटा कोई लेवल क्या चीज ज्यादा करता है, कोई लेवल क्या चीज ज्यादा करता है। जैसे कि प्लानिंग की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में 90% प्लानिंग अकेला टॉप लेवल करता है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि टॉप लेवल ही प्लानिंग करता है तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है बेटा। ठीक है ना बाबू, 7-8% प्लानिंग ये भी करते हैं, 2-3% प्लानिंग ये भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपको सोचो प्लानिंग क्या है बेटा, इज अ थिंकिंग फंक्शन, इट इज नॉट अ डूइंग फंक्शन। ये कोई बेटा कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करनी, और टॉप लेवल का काम ही क्या है बेटा, सिर्फ दिमाग चलाना। जब उनका काम है बेटा तो ज्यादा वही चलाएंगे ना, ठीक है ना। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल करता है। सेम बात कर लो ऑर्गेनाइजिंग की, ये मत कह देना कि सिर्फ रिसोर्सेज इकट्ठा काम करना लोअर लेवल का होता है। हो सकता है बेटा ये बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे करते हो, 90% ये करते हो, लेकिन 2-3% ये भी करते होंगे। अगर आप बात करोगे स्टाफिंग की, बेटा HRM मिडिल लेवल पे काम करता है, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, सारा स्टाफ वो भरता है।
लेकिन ये मत कह देना 100% ही वो भरता है। मैं बोलता हूं ऑर्गेनाइजिंग और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम की वैकेंसी निकल गई, एचआरएम की पोस्ट ही वैकेंट है, उसको कौन फिल करेगा? टॉप लेवल। मैं बोलूं बेटा फाइनेंस मैनेजर की वैकेंसी निकल गई, मिडिल लेवल की जॉब है बेटा, उसको टॉप लेवल, अच्छी जॉब पोजीशन को मिडिल लेवल खुद से फिल करता है। तो बेटा मैनेजमेंट का हर फंक्शन हर लेवल पर परफॉर्म होता है, लेकिन उसका एक्सटेंट कम या ज्यादा हो सकता है। अगेन बेटा आपको बता देता हूं, डायरेक्टिंग, मोस्ट ऑफ द डायरेक्टिंग इज परफॉर्म्ड एट द लोअर लेवल। मैं बोल चुका हूं बेटा अभी थोड़ी देर पहले ये बात। सुपरवाइजर इज वर्किंग एट द लोअर लेवल, ठीक है ना, लीडर वर्किंग एट द लोअर लेवल। अगर मैं बात करूं बेटा वो इंसान जो आपको मोटिवेट कर रहा है, मैं उसे मोटिवेटर नहीं बोल सकता, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में उसका नाम बेटा क्या है? मोटिवेटर एक टेक्निक का नाम है, ठीक है ना। वो इंसान जो आपको मोटिवेट करता है, अगेन वर्किंग एट द बेटा लोअर लेवल। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं बाबू, मिडिल लेवल पे काम करने वाले मैनेजर डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो क्या होगा सर? कहीं ना कहीं टॉप लेवल को क्या करना पड़ेगा? उनकी नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यहां पर बेटा टॉप लेवल भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है मोटिवेशन का, ठीक है ना। तो बाबू मैनेजमेंट का हर फंक्शन हर लेवल पर परफॉर्म होता है, बस उसका एक्सटेंट कम या ज्यादा हो सकता है। समझ आई कि डायरेक्टिंग हर लेवल पे परफॉर्म होता होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड हेडिंग है डायरेक्टिंग इज कॉन्टिन्यूअस। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, अगेन प्लानिंग में भी इसका नाम आया था, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। मैनेजमेंट का हर फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस है। और सबसे बड़ी ब्यूटी, जिस दिन मैं मोटिवेशन प्रोसेस पढ़ा रहा था, मैंने एक बात बोली थी, आपके कोर्स में जितनी चीजें सब कॉन्टिन्यूअस है, आंखें बंद करो सब कॉन्टिन्यूअस लिख देना। कोई पूछ ले बेटा कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, सिलेक्शन, कुछ पूछ लो, मोटिवेशन, जो मर्जी पूछे, सब कॉन्टिन्यूअस है। बाबू आप लिखोगे कैसे? 11th में एक जगह पर मैं एक बात बोलता था, परपेचुअल सक्सेशन में। मैं दोबारा बोलता हूं, मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो आउट, बट द शो ऑफ डायरेक्टिंग गोज ऑन। इंसान आएंगे, बहुत एम्प्लॉई आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत छोड़ के जाएंगे बेटा, लेकिन डायरेक्टिंग कभी नहीं रुकेगी। आप खुद सोचो बेटा, एक्चुअल वर्किंग भी रुक सकती है क्या? ऑर्गेनाइजेशन के बंद होने पे ही रुकती है एक्चुअल वर्किंग, कौन रोकेगा? डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। प्रोडक्शन रोक दोगे क्या? ऑर्गेनाइजेशन पे ताला लग जाएगा, ठीक है ना। ये तभी रुकता है बेटा जब ऑर्गेनाइजेशन रुकती है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक डायरेक्टिंग कॉन्टिन्यूअस है। समझ आई बात? लिखना ऐसा ही बेटा, मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो आउट। मेंबर्स का मतलब यहां एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉई आएंगे, पता नहीं कितने आएंगे और कितने जाएंगे बेटा, बट द शो ऑफ डायरेक्टिंग गोज ऑन। डायरेक्टिंग नहीं रुक सकती बेटा, डायरेक्टिंग तो चलेगी चलेगी, ठीक है जी। बढ़े आगे बाबू। फोर्थ हेडिंग होगी डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। डायरेक्टिंग का फ्लो टॉप से बॉटम की तरफ है, और ऑब्वियसली है बेटा। आप खुद सोचो, आप बाबू आपका लीडर आपसे बड़े लेवल पे ही काम करता होगा, तभी तो बेटा वो क्या कर रहा है? अपने बिहेवियर से आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। बेटा कोई लोअर लेवल का पर्सोनल वर्कर के बिहेवियर से भी इन्फ्लुएंस होता है, टॉप लेवल पे काम करने वाला इंसान मिडिल लेवल से भी इन्फ्लुएंस होता है? नहीं बेटा, ठीक है ना। आप बात करो सुपरविजन, सुपरविजन का बेसिस क्या है बेटा? आपके काम को देखना। बेटा ऑब्वियस बात है, आपका ऊपर वाला लेवल ही आपके काम को चेक कर रहा होगा, वर्कर थोड़ी चेक करेंगे लोअर लेवल के काम को। ये थोड़ी कह दोगे कि बेटा डायरेक्टिंग का फ्लो अपवर्ड है, वर्कर देखता है क्या लोअर लेवल के काम को? डायरेक्टिंग का फ्लो कैसा है? डाउनवर्ड्स। सुपरवाइजर बड़े लेवल पे तभी आपका काम चेक कर रहा है, लीडर बड़े लेवल पे तभी आप उसके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। बेटा वो इंसान जो आपको मोटिवेट करता है वो आपकी नीड आइडेंटिफाई करता है, उसके पास कैपेबिलिटी है नीड सेटिस्फाई करने की। वर्कर के पास कैपेबिलिटी है लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई कर दे, या मिडिल लेवल के पास कैपेबिलिटी है टॉप लेवल की नीड सेटिस्फाई कर दे? मतलब ही नहीं। तो बेटा डायरेक्टिंग का फ्लो कैसा है? हमेशा डाउनवर्ड्स है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ चलती है बेटा, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम चलती है डायरेक्टिंग। क्लियर? चार बातें, चार फीचर, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, सिंपल बात। एंड लास्ट हेडिंग इज डायरेक्टिंग ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। बेटा ये अभी समझ में आएगा एक जगह पर, ठीक है ना, अगले टॉपिक में समझ में आएगा, जब मैं वो हेडिंग करा दूंगा तो ये हेडिंग समझ में आएगी। आप चार रीड करके बताओ ओके है क्या? बेटा आगे बढ़ोगे, एक पेज छोड़कर एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग।
स्टार्ट हो रहा है टॉपिक। ये टॉपिक हमें पढ़ना है, मैंने 6 प्रिंसिपल लिखे हैं डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल। समझना जरा, मेरी तरफ देखना बेटा। टॉपिक का बेस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग? बाबू, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है मेरी डायरेक्टिंग बहुत अच्छी हो, मैं जो डायरेक्शन वर्कर को दे रहा हूँ बहुत अच्छी हो, तो बेटा ये कुछ प्रिंसिपल है जो आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप सच में चाहते हो आपकी डायरेक्टिंग बहुत अच्छी हो, ये कुछ प्रिंसिपल है जो आपको फॉलो करने चाहिए। इनमें से बेटा कुछ प्रिंसिपल ऑफ फ्योल भी हैं, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल फ्योल के प्रिंसिपल हैं जो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़े थे चैप्टर 2 में। देखना बेटा, 3rd नंबर पे हेडिंग होगी शायद यूनिटी ऑफ कमांड, याद है? चलो मैं याद करा देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलने वाला। जिसने नहीं भी पढ़ा बेटा, अगला चैप्टर मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिवाइज कराने वाला हूँ, वो वहाँ पर पढ़ेगा और ये लास्ट टाइम रिवाइज होगा, ठीक है। उसके बाद तो बस बेटा आपकी मेहनत है, कितनी कर सकते हो, ठीक है। छुट्टी करो चाहे कुछ भी करो। बाबू, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? कमांड देने वाला हमेशा एक होना चाहिए। दैट मीन्स सिचुएशन शुड बी लाइक दैट। बेटा सबऑर्डिनेट कितने हैं आपके अंडर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कमांड देने वाला पर्सन हमेशा एक होना चाहिए। और बेटा अगर ऐसी सिचुएशन है ना कि बेटा कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट को 2 सुपीरियर कमांड दे रहे हैं, बाबू इट विल ओनली क्रिएट कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। आप खुद समझो बेटा, मैं बोलता हूं सुपीरियर ए और सुपीरियर बी अपने एक सबऑर्डिनेट सी को कमांड दे रहे हैं, ठीक है ना। एक टीचर ने बेटा एक बच्चे को कुछ कह दिया, दूसरे टीचर ने भी बच्चे को कुछ कह दिया। बाबू क्या होता है, बच्चा है ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके लिए तो दोनों ही टीचर बराबर है, टीचर का दर्जा तो बराबर हो गया, ठीक है ना। अब उसको ये समझ नहीं आता कि बेटा मैं ए की बात सुनूं या पहले बी की बात सुनूं। अगर वो ए की सुन ले और बी ने पूछ लिया कि तूने मेरा काम क्यों नहीं करा, मैं तो जी ए का होमवर्क कर रहा था, वो कहता अच्छा ए तेरा बहुत बड़ा सुपीरियर है, मैं उसके बराबर नहीं हूं। तो कहीं ना बेटा एक तो कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग इसका हुआ, कहीं ना कहीं इनकी ईगो क्लैशेस हो गए, यही आपस में ना लड़ पड़े बेटा, यही आपस में ना भिड़ जाए, ये भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरी बात बेटा, ये बच भी सकता है जानबूझकर। ए को कह दे जी मैंने तो बी का काम कर रहा था, बी को कह दे मैं ए का काम कर रहा था, करे किसी का भी ना। आपको याद होगा मैंने यूनिटी ऑफ कमांड में 3 लिमिटेशन बताई थी। तो बेटा अगर आप सच में चाहते हो ना कि आपकी डायरेक्टिंग अच्छी हो, तो यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करो, यानी कि कमांड देने वाला पर्सन एक होना चाहिए, हमेशा एक, ठीक है ना। उसके नीचे जाए 20 सबऑर्डिनेट काम करे, लेकिन बेटा एक इंसान को कभी 2 लोग ऑर्डर मत दो, क्लियर हुई बात? वहां पर भी बोली थी बेटा, पढ़ाना नहीं है मैंने अभी इसको, ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा। बाबू फर्स्ट हेडिंग और 4th हेडिंग लगभग एक जैसी है। पहली हेडिंग का नाम है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन और 4th हेडिंग का नाम है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्टिंग टेक्निक। मेरी तरफ देखना, समझाता हूं पहले, फिर रीड करने का टाइम दूंगा। बेटा पहली हेडिंग कहती है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल का मतलब यहां पर एम्प्लॉय से है। बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है मेरे एम्प्लॉय मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करें, ठीक है ना। अगर देखो एम्प्लॉय मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि बेटा ऑर्गेनाइजेशन भी अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रही होगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कोई इंसान नहीं है, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। मैं बोलता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चाहती है मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोई इंसान है? ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करे तो बेटा वो तभी कर सकती है जब उसके एम्प्लॉय मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करे। और अगर बेटा आपने अपने एम्प्लॉय से मैक्सिमम निकलवाना है ना, तो कहीं ना कहीं बेटा सुटेबल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कल पढ़ चुके हो आप, पढ़ा है आपने मॉनेटरी इंसेंटिव एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, जिसको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कह रहा था। हर एम्प्लॉय की जरूरत जानो, जो रिकॉग्निशन से सेटिस्फाई होता है उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करो, जो प्रमोशन से सेटिस्फाई होता है उससे प्रमोशन दो, जिसको बोनस चाहिए बोनस दो, जिसको अलायंसेस चाहिए परक्यूजिट चाहिए उसको वो दो। इतने सारे मोटिवेटर हमने पढ़े हैं बेटा। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो सुटेबल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का इस्तेमाल करती है वो अपने एम्प्लॉइज से मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कराती है। और आपको भी पता है बेटा हर किसी को लालच चाहिए, तो एम्प्लॉय को भी लालच चाहिए। गलत क्या है? एम्प्लॉय का लालच पूरी कर दो, वो पूरी जान से आपके लिए काम करेगा, पूरी लॉयल्टी से आपको सर्व करेगा। तो बेटा यही बात फर्स्ट हेडिंग में भी लिखी गई है, यही बात 4th हेडिंग में भी लिखी गई है।
रीड करके आप बता रहे हो बेटा। थर्ड नंबर पे हेडिंग कौन सी है? हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। फोर्थ नंबर पे होगी वो शायद, सेकेंड पे है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। लो प्यारे बच्चों समझना, अगेन बेटा ये एक फ्योल का प्रिंसिपल है, मैं पहले नाम बता देता हूं ताकि काफी बच्चों को याद आ जाए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बेटा सब सामने देखना मेरी तरफ। बाबू देखो, हर एम्प्लॉई का ना ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का एक अलग पर्पस होता है। 99% लोगों का पर्पस होता है मैं मैक्सिमम सैलरी अर्न करूं, लेकिन 1% लोग ऐसे भी होते हैं बेटा जिनको सैलरी से कोई लेना देना नहीं होता, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। उनको चाहिए मुझे रिकॉग्निशन मिलता रहे, उनको चाहिए मुझे प्रमोशन मिलता रहे, उनको लगता है मेरी जॉब एनरिच होती रहे, मोर वैरायटी, मोर कंटेंट, ये सब होता रहे मेरी जॉब में। तो बेटा 99% लोगों का मोटो है पैसा कमाना, 1% पैसे से मोटिवेट नहीं होते। बाबू हर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है एक अलग पर्पस के साथ, लेकिन आपके एम्प्लॉयर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस अलग होता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, और एम्प्लॉय का मैक्सिमम होता है मैक्सिमम सैलरी कमाना। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम सैलरी कमाना। बाबू एम्प्लॉय ना सारा दिन अपने इंडिविजुअल गोल, अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ते रहते हैं। कितनी बार स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, 20-20 दिन स्ट्राइक नहीं खोलते। बेटा फ्योल ने भी ये बात समझाई थी, और यहां पर भी मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको वही बात फ्योल की। बेटा फ्योल ने बात समझाई थी, अच्छा आप 20 दिन स्ट्राइक पे बैठ जाओगे, उससे होगा क्या? ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ही कम करोगे, लॉसेस ही तो बढ़ाओगे। 20 दिन आपने काम नहीं करा, 20 दिन प्रोडक्शन नहीं हुआ, 20 दिन यूनिट बनी नहीं, वो बिकेंगी नहीं, प्रॉफिट आएगा नहीं। किस पे इंपैक्ट पड़ेगा? आफ्टर ऑल आप ही की सैलरी पे इंपैक्ट पड़ेगा। बेटा फ्योल ने भी ये बात बोली थी कि आपके इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल में हार्मनी होनी चाहिए, बैलेंस बिठाओ, और ये दोनों एक ही हैं अगर आप सही नजर से देखोगे तो। आप दिन रात मेहनत करो, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ा कर दो। अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ गया तो आपकी सैलरी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाने वाली है। ऑर्गेनाइजेशन को इंसान थोड़ी है घर ले जाएगी पैसा, सब आप में ही बांट के जाना उसने। तो ये है बेटा हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, और आपको याद होगा वहां पर इसका नाम था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस मत दो, ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दो। ये अचीव होने का मतलब है ये ऑटोमेटिकली अचीव हो गया। क्लियर बात? और आपको बता देता हूं बेटा, जो 5th हेडिंग मैंने डायरेक्टिंग के फीचर में छोड़ी थी ना, वो यहीं से लिंक्ड है। वहां पर क्या लिखा हुआ है बाबू? ड्यू टू डायरेक्टिंग आप इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल में बैलेंस बिठाते हो, जिस वजह से बेटा स्टेबिलिटी बनी रहती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में नहीं लड़ते, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन रहती है। वहां पर ये बात लिखी हुई थी इसलिए मैंने वहां नहीं बोली, ठीक है? रीड कर लेना उसको भी। और हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आएगा, रीड करना चाहो तो निपटाओ। चलो फटाफट से रीड करो, 2 बातें रह गई अभी कर देता हूं बेटा। 2 और बातें जो जिससे आपकी डायरेक्टिंग अच्छी हो सकती है बेटा, मैनेजीरियल कम्युनिकेशन। बाबू मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट तो जरूर होता है टॉप लेवल से, लेकिन बेटा वर्कर लेवल तक सारी बात नहीं पहुंचती। हाँ बेटा, कम्युनिकेशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन अलाउ ही नहीं करते, या बेटा बीच के लोग ऐसे हैं बेटा जो कंफर्टेबल फील नहीं करते दूसरे लेवल से बात करना, और कहीं ना कहीं बेटा ये डायरेक्टिंग को खराब करता है। अगर बैरियर है ना कम्युनिकेशन में, कहीं ना कहीं बेटा आपकी डायरेक्टिंग खराब होने वाली है। यहाँ से इंस्ट्रक्शन तो बहुत सारी चलती हैं बेटा, पहुँचती यहाँ है नहीं, तो बेटा डायरेक्टिंग कभी अच्छी नहीं हो सकती अगर कम्युनिकेशन सही नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन का। कहता है अगर आप सच में चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन या प्रिंसिपल या डायरेक्टिंग आपकी अच्छी हो, तो बेटा मैनेजीरियल कम्युनिकेशन अलाउ करो अक्रॉस ऑल द लेवल्स। सारी ऑर्गेनाइजेशन में फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। कोई किसी से बात करते टाइम डरे ना बेटा, ठीक है ना। और बाबू बैरियर आपने बहुत सारे पढ़े हैं, चाहे वो स्टेटस की वजह से दिक्कत हो, चाहे वो स्टेटस की वजह से कम्युनिकेट नहीं करते, चाहे कोई प्री मैच्योर इवैल्यूएशन की वजह से कम्युनिकेट नहीं करता, चाहे कोई बेटा टेक्निकल जार्गन ना आ जाए, तो बाबू किसी भी तरीके का बैरियर नहीं आना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक लास्ट सेटिंग है बेटा, यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बड़े काम की बात बेटा, देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल ना सबको करना आता है, सबको। एक टीचर ने क्लासरूम बनाया, इंटेंशनली बनाया बेटा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, सबको इस्तेमाल करना आता है बेटा। चाबुक के दम पे हर घोड़ा दौड़ता है बेटा,
ठीक है ना, थप्पड़ के डर से हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन मेरा मानना यह है बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करना आना चाहिए, यानी कि बेटा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ग्रुप से काम निकलवाना आना चाहिए प्यार से, ठीक है ना बाबू, जो प्यार कर सकता है ना वो मार नहीं कर सकती, ऐसी अपनी सोच है, ठीक है ना बेटा। और बाबू मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों में ऐसे स्किल्स होते हैं, आपके टीचर्स में भी होते हैं बहुत सारे स्किल्स ऐसे, चुपचाप से काम निकलवाते रहेंगे प्यार कर करके, ठीक है ना, अरे आज ये कर देना, वहाँ से कॉपी उठा लेना, लाइब्रेरी में ये पढ़ा है मेरा सामान ले आओ। बच्चे उनके पर्सनल काम भी कर देते हैं बेटा, कर देते हैं कि नहीं कर देते, ठीक है ना, ये यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी को ये कराना ना आता है ना बेटा, तो पक्का बता रहा हूँ प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज हर हाल में होगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, ठीक है ना, आप किसी भी लल्लू पंजू को भी कह दोगे ना तू लीडर है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्डर दे फॉलो करेंगे, कोई करा लेगा काम। टैलेंट वो है, आप सही मायने में मैनेजर तब कहलाओगे बेटा जब ग्रुप से प्यार से काम निकलवा लोगे। तो यह यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। खत्म बेटा टॉपिक, चैप्टर भी खत्म। कल से केस स्टडी होगी बेटा, आप एपीसी की बुक लेकर आना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।